नमस्कार साथियों। तो आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप सभी साथ ही साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के सही हों, और जो भी स्कोर आपका बने वह वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोगों का रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चेताराम, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद। तो देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1888 में, सी 1872 में या ऑप्शन डी 1893 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजबुलि का प्रयोग कहाँ होता है? बिहार, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में या बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में ब्रजबुलि का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? 1918, ऑप्शन बी 1912 या ऑप्शन सी 1915 या ऑप्शन डी 1914। तो देखिए, सबसे पहले आप विकल्प सही कर लें। 1912 की जगह है 1910। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए निराला, बी भारतेंदु, सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी यानी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 1940, बी 1925, सी 1936 या डी 1935। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई थी 1936 में, याद रखिएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? ऑप्शन ए 1880 में, 1857 में या 1873 या 1860। तो देखिए, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1873 में, याद रखिएगा 1873 में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम था? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी पटौदी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1916 में,
ऑप्शन बी 1918 में, सी 1917 में, या ऑप्शन डी 1919 में। तो देखिए दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1918 में। याद कर लीजिएगा 1918 में दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भारत सरकार ने, बी महाराष्ट्र सरकार ने, सी मध्य प्रदेश सरकार, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार। तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना की थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भारत सरकार ने। याद रखिएगा भारत सरकार ने ही अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना की थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है धर्मयुग, हंस, सरस्वती या कवि वचन सुधा। ऑप्शन बी सरस्वती, कवि वचन सुधा, या हंस या धर्मयुग। ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस और धर्मयुग। तो देखिए अगर आपको इन पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही अनुक्रम अगर देखना है तो देखिए आपको यहाँ पर एक पत्रिका दिखाई दे रही होगी कवि वचन सुधा, जो कि किस युग की पत्रिका है? आप जानते हैं भारतेंदु युग की। तो देखिए सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, उसके बाद द्विवेदी, फिर शुक्ल, फिर शुक्लोत्तर, इस तरह से क्रम होता है। तो हमें पत्रिकाओं का युग अगर पता है तो हमारा ये प्रश्न राइट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की है, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की है, हंस शुक्ल की है और धर्मयुग शुक्लोत्तर युग की है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था सही अनुक्रम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कवि वचन सुधा, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर इस तरह से एक क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आप चाहें तो अगर आपको इनके प्रकाशन वर्ष भी पता है तो उससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। जैसे कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले 1867 में हुआ था, सरस्वती पत्रिका की बात करें तो 1900 में, हंस की बात करें तो 1930 में। तो इस तरह से आप प्रकाशन वर्ष से भी क्रम को देख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में, बी 1977 में, सी 1975 में, या डी 1978 में। तो देखिए नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1975 में। 1975 में ही हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 14, रीतिकाल में किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियों का निर्माण किया? मतीराम ने, रहीम ने, रसखान ने, या गिरधर कविराय ने। तो देखिए रीतिकाल में किस कवि ने नीति संबंधी कुंडलियों का निर्माण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरधर कविराय ने। याद रखिएगा गिरधर कविराय। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सनेह सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए सनेह सिंह की, बी बख्शी हंसराज की, या सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी बोधा। तो देखिए सनेह सागर किसकी कृति है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा बख्शी हंसराज की। याद रखिएगा सनेह सागर किसकी कृति है? बख्शी हंसराज की। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? काफी सरल प्रश्न है। रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, या रसखान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रसखान जो थे मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा है जिसने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम कवयित्री से विवाह किया? ऑप्शन ए बिहारी, बी रहीम, सी रसखान, या ऑप्शन डी आलम। तो देखिए रीतिकाल का वह ब्राह्मण कवि कौन सा था जिसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम कवयित्री से शादी की थी, विवाह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आलम। आलम जो थे वह रीतिकाल के ब्राह्मण कवि थे
जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था मुस्लिम कवियत्री से शादी करने के लिए। अब इनका जो नाम था वो था लालमणि। तो इनका जो पहला नाम था वो लालमणि था और फिर परिवर्तन करने के बाद इनका नाम हो गया आलम। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता हैं। सरस्वती कंठाभरण का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं कि सरस्वती के कंठ की माला। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा है कि रचनाकार कौन है, मंबट, भोजराज, भरत या डांडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं वह हैं भोजराज। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है, भयानक, वीर, शांत या व्यंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यंग। काफी सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। ऑप्शन ए नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण करना, या ऑप्शन बी भक्ति भावना, या ऑप्शन सी यथार्थ चित्रण या वीरता का चित्रण। तो देखिए रीतिकालीन कवियों का जो मुख्य विषय था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है। देखिए आप लोग भी साथ ही साथ अटेम्प्ट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं। विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना है, ऑप्शन ए अद्भुत, बी दाम्पत्य, सी वात्सल्य या भक्ति। तो विश्वनाथ ने 10वां रस किसे माना था, ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा वात्सल्य को। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कथन पूछा गया है, आप कथन पढ़ सकते हैं। कथन दिया गया है कि किसका कथन है, ऑप्शन ए मंबट का, बी भोज, या ऑप्शन सी डांडी, या ऑप्शन डी बामह। तो देखिए ये जो कथन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा राइट होना चाहिए यहाँ पर राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। याद रखिएगा बामह, यह कथन जो दिया गया है वह बामह का कथन है। याद रखिएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रतीक के कितने प्रकार माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है 23, प्रतीक के कितने प्रकार माने जाते हैं, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 या ऑप्शन डी 4। तो देखिए प्रतीक के कितने प्रकार माने जाते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है, ऑप्शन ए रहीम है, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो देखिए बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वह हैं रहीम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा रहीम। याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूड़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद स्वीकार किए गए हैं। रूड़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद स्वीकार किए गए हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं चारों शब्द शक्ति के प्रकार हैं, पर इसमें भी ये पूछा गया है कि रूड़ा और प्रयोजनवती किसके प्रकार हैं। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लक्षणा के। याद रखिएगा लक्षणा के ये प्रकार है रूड़ा और प्रयोजनवती। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अमिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाना फिर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, ऐसे में कौन सी शब्द शक्ति काम कर सकती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा व्यंजना यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है, ऑप्शन ए 1918 से 1936 तक, या 21 से 41, या ऑप्शन सी 15 से 32, या ऑप्शन डी 1900 से 1935। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1918 से 1936 की समय सीमा छायावाद की मानी गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर
28 यानी 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है। यहाँ पर प्रश्न है वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है। ऑप्शन ए अजात शत्रु, या ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए ये किस नाटक की पंक्ति है, स्कंदगुप्त। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त नाटक की यह पंक्ति है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं आपको पता है, मैं बता दूं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर है कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए अज्ञे, बी पंत, सी निराला और डी प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अज्ञे जो है वो छायावाद के स्तंभों में नहीं माने जाते। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारतेंदु को, निराला को, या राजा राममोहन राय को, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजा राममोहन राय को। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, छायावादी काव्य धारा के समांतर निम्नलिखित धारा चलती रही। कौन सी धारा है जो छायावादी काव्य धारा के समांतर चलती रही है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक, बी प्रयोगवादी, सी प्रगतिवादी, या ऑप्शन डी अकविता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांस्कृतिक। याद रखिएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा जो है छायावादी काव्य धारा के समांतर चलती रही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है। सूरदास, पद्मावत, साकेत, या कवितावली। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी रचना खड़ी बोली की है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी साकेत। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि साकेत जो है खड़ी बोली की रचना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया गया है। देखिए नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी, या रामचंद्र शुक्ल, सी बालकृष्ण शर्मा, या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा। याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा जो कि नवीन उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 34 है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति कौन सी मानी गई है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छंदार्णव, छंद विहार, छंदमाला, या छंद वीणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छंदमाला को। याद रखिएगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति कौन सी मानी गई है, छंदमाला। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है। ऑप्शन ए मुक्तवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद, या आरोपवाद। तो देखिए अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी अभिव्यक्तिवाद। अब देखिए 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 में से एक प्रश्न का राइट आंसर है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, बी आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये भी सही है, भट्टनायक, फिर विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ, और ऑप्शन डी है भरत, बामह, कुंतक, जगन्नाथ। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर राइट हो जाएगा कि आचार्यों के बीच कौन सा कार्यक्रम सही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद, बिहारी सतसई। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी है पल्लव, परिमल, लहर और नीरजा।
यह भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है वरदान, गबन, कंकाल और चित्रलेखा। कालक्रम की दृष्टि से पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अगर देखा जाए, कुल्ली भात, अतीत के चलचित्र, माटी की मूरत और पथ के साथी। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर कृति कालक्रम की दृष्टि से सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए केशव दास, विश्वनाथ, जगन्नाथ या ऑप्शन डी डांडी। तो देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केशव दास जो हैं संस्कृत काव्य शास्त्रीय आचार्य नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता हैं, व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता हैं ऑप्शन ए महिम भट्ट, बी विश्वनाथ, सी भरत या ऑप्शन डी मम्मट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिम भट्ट, जो कि व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचयिता हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 40वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 40वां प्रश्न है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद और उपभेद माने हैं? कुंतक ने, तो देखिए ऑप्शन दिए गए 6 भेद और 41 उपभेद, 6 भेद 42, 7 भेद 41 या 6 भेद 40 उपभेद। तो देखिए कुंतक ने जो उपभेद और उपभेद माने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं कुंतक ने, याद रखिएगा। अब देखिए 41वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला इतिहास लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं, बी श्याम सुंदर दास, सी जॉर्ज गियर्सन या ऑप्शन डी गारसा द तासी। तो देखिए हिंदी भाषा का पहला इतिहास लेखक कौन है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा गारसा द तासी। याद रखिएगा हिंदी भाषा का पहला इतिहास लेखक गारसा द तासी। अब इसके बाद 42वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, उर्दू में या फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी में? तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? गारसा द तासी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है 43वां प्रश्न है। देखिए 43वां प्रश्न है कि गारसा द तासी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम क्या है? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या ऑप्शन बी इस्तबार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी या ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विवेचन और या ऑप्शन डी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस्तबार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गारसा द तासी द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास नाम था वह यही था। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक में कितने कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं? लगभग 350 या ऑप्शन बी लगभग 500, सी लगभग 1000 या ऑप्शन डी लगभग 700। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 पुस्तक में कितने कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 1000 के करीब। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है 45वां प्रश्न यह दिया गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किसने की थी? जॉर्ज गियर्सन ने, शेक्सपियर ने या विलियम जोन्स ने या कीथ ने? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन ने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 46वां प्रश्न है। देखिए 46वां प्रश्न है कि जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की या ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की, सी अमरकांत की या डी कमलेश्वर की? तो देखिए जो आदमी हम बना रहे हैं यह कहानी किसकी है? रघुवीर सहाय की। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा रघुवीर सहाय। अब अगला प्रश्न है कि खाली घर कहानी किसकी है?
ऑप्शन ए कृष्णा सोबती की, ऑप्शन बी महेंद्र भल्ला, सी रामदरस मिश्र या डी विष्णु प्रभाकर। तो देखिए खाली घर कहानी किसकी है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र की। याद रखिएगा रामदरस मिश्र की ये कहानी है खाली घर। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी किसकी है, काशी नाथ सिंह की, महेंद्र भल्ला की या ऑप्शन सी सानी की या डी कमलेश्वर की। तो देखिए सदी का सबसे बड़ा आदमी यह कहानी किसकी है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह की। याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49वां यहाँ पर प्रश्न है, लोग हाशिए पर कहानी के लेखक हैं, ए कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अखिलेश या धीरेन्द्र अस्थाना। तो देखिए लोग हाशिए पर हैं यह कहानी किसकी है, कि इसके लेखक कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 49वें प्रश्न का डी धीरेन्द्र अस्थाना। याद रखिएगा धीरेन्द्र अस्थाना इस कहानी के लेखक हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यानी 50वां प्रश्न है, दरियाई घोड़ा कहानी किसने लिखी, ए उदय प्रकाश ने, बी ज्ञान प्रकाश ने, सी शिवानी ने या डी शिव प्रसाद सिंह ने। तो देखिए दरियाई घोड़ा कहानी के जो लेखक हैं मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, उदय प्रकाश ने। दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अब इसके बाद देखिए 51वां प्रश्न है कि त्रिच कहानी के रचनाकार हैं, त्रिच कहानी के रचनाकार हैं कमलेश्वर, मंजुल भगत, उदय प्रकाश या धर्मवीर भारती। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, इस कहानी के रचनाकार भी उदय प्रकाश हैं। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी 52वां प्रश्न में दिया गया है, नदी के साथ कहानी किसकी है, ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह की, बी ज्ञान प्रकाश की, सी विष्णु प्रभाकर की या डी रमेश उपाध्याय की। तो देखिए नदी के साथ कहानी किसकी है, तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दूं आपको, ऑप्शन डी यानी रमेश उपाध्याय की यह कहानी है नदी के साथ। अब इसके बाद प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी किसने लिखी है, कसाई बाड़ा कहानी किसने लिखी है, ए बटरोई ने, बी राकेश वत्स ने, सी राजेश जोशी ने या डी शिव मूर्ति ने। तो देखिए कसाई बाड़ा कहानी किसने लिखी है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा, शिव मूर्ति ने। याद रखिएगा शिव मूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, कसाई बाड़ा कहानी किसने लिखी है, शिव मूर्ति ने। 54वां प्रश्न है, इस हमाम में कहानी की लेखिका हैं, ए चित्रा, बी कृष्णा, सी मृदुला या डी शिवानी। तो देखिए इस हमाम में कहानी की लेखिका हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा चित्रा। अब इसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है, कितने संबंध कहानी किसने लिखी है, कितने संबंध कहानी किसने लिखी है, ए प्रेमचंद ने, बी निर्मल वर्मा ने, सी महीप सिंह ने या डी माघा प्रसाद स्प्रे ने। तो देखिए कितने संबंध कहानी किसने लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महीप सिंह ने। याद रखिएगा महीप सिंह ने कितने संबंध कहानी लिखी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न है कि गीति नाट्यों को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी थी, डॉक्टर नगेंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या ऑप्शन डी शुक्ल ने।